हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज माइक्रो सर्विसेज विद डॉट नेट। इस सीरीज में हम बेसिकली एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का यूज करके और डॉट नेट बैकएंड के साथ। तो बेसिकली इस सीरीज का मेन पर्पस जो है वो है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को समझना। तो इसमें हम डॉट नेट के इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, या मैं कहूँ कि एएसपी डॉट नेट के इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बट मेन फोकस हमारा रहेगा कि कैसे हम डॉट नेट का यूज करके छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें एपीआई गेटवे बनता है और कैसे एक्चुअल आर्किटेक्चर वर्क करता है, प्लस और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिजाइन करते टाइम आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको एटलीस्ट एक बेसिक ASP.NET कोर वेब एपीआई बनानी आनी चाहिए। अगर आपको इतना नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इजीली आप एक स्मॉल ASP.NET कोर वेब एपीआई बना सकते हैं। आप पहले उसे फॉलो करें और उसके बाद माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोलिथ आर्किटेक्चर क्या होता है, क्योंकि मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस ये दोनों एक तरीके से कॉम्पिटेटिव आर्किटेक्चर हैं। आपको इनमें से एक यूजुअली चूज करना होता है कि आप किस बेस पे अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, मोनोलिथ पे या माइक्रो सर्विस। तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर जो होता है वो वेब डिजाइन में सबसे बेसिक आर्किटेक्चर होता है। इसमें सिंपली आपके पास एक क्लाइंट एप्लीकेशन होती है जो कि हो गई आपकी वेब यूआई या आपके फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से बनती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट, एंगुलर, आप इनमें से किसी से भी फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक बैकएंड होता है। बैकएंड जो होता है वो बैकएंड टेक्नोलॉजीज जैसे कि हमारे केस में हम डॉट नेट से बना सकते हैं, इवन जावा, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके आप बैकएंड सर्वर बना सकते हैं और ये क्लाइंट बैकएंड से कनेक्ट करता है। अब कनेक्शन के भी बहुत सारे वे हैं, जैसे कि आप रेस्ट एपीआई सबसे सिंपल यूज कर सकते हैं या वेब सॉकेट, सिग्नल आर, बहुत सारे तरीके हैं जिसका यूज करके आपका क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट कर सकता है। एंड फाइनली डाटा स्टोरेज के लिए आपका सर्वर कोई भी एक डेटाबेस यूज कर सकता है, चाहे वो SQL डेटाबेस हो चाहे वो NoSQL डेटाबेस हो। तो ये आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, इसीलिए बहुत ही कॉमनली वेब डिजाइन में यूज किया जाता है। चलिए इस आर्किटेक्चर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि इसको यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले प्रोज पे आते हैं। ये आर्किटेक्चर बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इजी होता है इसका यूज करके एप्लीकेशन को बिल्ड करना एज कम्पेयर टू माइक्रो सर्विसेज। ग्रेट कोड रीयूज, क्योंकि सारा का सारा आपका कोड सिंगल एप्लीकेशन में है, आपका एक सिंगल कोड बेस है, तो आप इजीली कोड को रीयूज कर सकते हैं। ईजियर टू रन एंड डीबग, एक सिंगल एप्लीकेशन आप इजीली रन कर सकते हैं, इजीली उसको डीबग कर सकते हैं किसी इशू के केस में। फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स विद इन सिंगल एप्लीकेशन है, तो एक कोड दूसरे कोड को इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि माइक्रो सर्विसेज में पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड फाइनली जो कन्वीनियंट की ही बात की थी कि वन थिंग टू फोकस, बेसिकली आपको चाहे डेवलपमेंट करनी हो चाहे बग फिक्सिंग करनी हो, आपको एक एप्लीकेशन पे अपना फोकस रखना है, ना कि आपको मल्टीपल छोटी छोटी सर्विसेज पे फोकस करना पड़ेगा। ये हैं इसके प्रोज। अब इसके कॉन्स पे आते हैं। तो कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले हाई कपलिंग, ऑब्वियसली आपका सारा कोड एक ही जगह है तो उसके अंदर कपलिंग इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपका सारा कोड आपस में कपल होने जा रहा है। सेकंड, स्लो डाउन आईडीज, जैसे जैसे आपका कोड बेस ग्रो होता है आपके हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएं और आप जब उसको रन करने जाएं तो आपका आईडीई बहुत स्लो वर्क करे, डीबगिंग बहुत स्लो हो, ये एक कॉन रहता है मोनोलिथ का। थर्ड, हार्ड टू स्केल, ऑब्वियसली आपको जब स्केलिंग करनी होगी तो क्योंकि आपका कोड बेस बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है और रन करने में उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो स्केलिंग के टाइम पे आपको इसकी प्रॉब्लम आएगी कि आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। हार्ड टू अडॉप्ट न्यू टैग, क्योंकि आपकी एक सिंगल एप्लीकेशन है आपके सर्वर पे, तो आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का यूज़ नहीं कर पाते। हो सकता है आपका एक पार्ट C# में डेवलप हुआ हो, आप कोई दूसरा पार्ट सोच रहे हो कि आप जावा में उसको या पाइथन में उसको डेवलप करें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस आपस में इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती हैं। तो अगर आप एक सिंगल एप्लीकेशन मोनोलिथ आर्किटेक्चर से बना रहे हो तो उसमें नई टैग को इंक्लूड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड फाइनली लॉन्ग डिप्लॉयमेंट साइकिल्स, अगर आप एक छोटा सा भी बग फिक्स कर रहे हो तो भी आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन उसके लिए डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, तो आपके CI/CD साइकिल्स काफी लंबे हो जाते हैं। बेसिकली एक छोटा पार्ट में चेंज करने के लिए भी आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ती है। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप इसमें एक चीज नोट करें तो आपके जितने भी कॉन्स है मोनोलिथ के, वो सारे आपके तब निकल के आते हैं जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है। जब आपका कोड बेस ग्रो करता है तब ये सारे इश्यूज आते हैं। अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है तब ये इश्यूज आते हैं। अगर आप उसमें मल्टीपल पार्ट्स धीरे धीरे ऐड करते हैं उस टाइम पे इशू आते हैं। अगर आप इनिशियली जब एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपके इनमें से कोई भी कॉन्स नहीं आएंगे, ये सारे फ्यूचर में आते हैं। तो इस पॉइंट को हम आगे भी टच करेंगे कि इनिशियली जब आप अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मोनोलिथ उसके लिए बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। ये नहीं है कि आप शुरू में ही माइक्रो सर्विस यूज करें कि मोनोलिथ बहुत बेकार आर्किटेक्चर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मोनोलिथ के बाद हम
दूसरे आर्किटेक्चर की बात करते हैं जो कि है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इसमें क्लाइंट एंड बिल्कुल सेम होता है, जैसे आप डेवलप कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बट वो सर्वर से ना कनेक्ट करके वो करेगा एक एपीआई गेटवे से कनेक्ट। गेटवे का काम क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है वो उसको एक सर्विस पे डिप्लॉय करेगा, या फिर कह सकें कि वो रिक्वेस्ट को एक सर्विस पे फॉरवर्ड करेगा। तो आपकी जो एक सिंगल एप्लीकेशन थी उसकी जगह पे आप मल्टीपल छोटी छोटी सर्विसेज बनाएंगे उस एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करके, जैसे कि आप ई कॉमर्स के मामले में देख सकते हैं, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, इस तरीके से एप्लीकेशन के छोटी छोटी सर्विसेज बन सकती हैं। तो हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए एक छोटी सी सर्विस होगी और उस सर्विस पे एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट भेजेगा, उससे रिस्पांस गेटवे पे आएगा और गेटवे वापस क्लाइंट को भेज देगा। तो एक सिंगल एप्लीकेशन ना होके आपकी छोटी छोटी सर्विसेज बन गई इस केस में। और एपीआई गेटवे क्या काम करता है कि वो डिसाइड करता है कि किस सर्विस पे रिक्वेस्ट जाएगी, कौन सी सर्विस काम करेगी। एंड फाइनली इसमें एक मैसेज ब्रोकर होता है। ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो मैसेज ब्रोकर जरूर यूज करेंगे। मैसेज ब्रोकर का काम क्या होता है कि वो इन सर्विसेज के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बनाता है। अगर एक सर्विस को दूसरी सर्विस के पास कुछ मैसेज भेजना है, कोई नोटिफिकेशन भेजनी है, तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट भेजे, वो एक मैसेज ब्रोकर पे सेंड कर सकता है और बाकी जो सर्विसेज हैं वो इस मैसेज ब्रोकर पे लिसन करती रहेंगी। मेरे लिए कोई मैसेज आया है तो मैं रीड कर लूं। इससे क्या होता है कि आपकी कपलिंग बहुत कम हो जाती है कि डायरेक्ट सर्विसेज आपस में कनेक्ट ही नहीं कर रही हैं। आप चाहें तो मैसेज ब्रोकर हटा के इनको आपस में भी कम्युनिकेशन बना सकते हैं, वो भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का ही पार्ट होगा। इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है, क्योंकि सर्विसेज सारी अलग अलग है तो हम इसमें सबके अपने अपने सेपरेट डेटाबेसेस भी रख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये सर्विस अगर SQL डेटाबेस यूज कर रही है, बट अगर किसी और सर्विस में आप सोचते हैं कि MongoDB ज्यादा बेटर उसमें वर्क करेगा तो आप इसमें MongoDB यूज कर सकते हैं। आपस में ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है सर्विस। तो हम जो न्यू टेक अडॉप्ट करने की बात कर रहे थे, तो आप सर्विस लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सर्विस C# में बननी चाहिए, जावा में बननी चाहिए या पाइथन में बननी चाहिए। इसमें डेटाबेस SQL डेटाबेस यूज करना है, NoSQL डेटाबेस यूज करना है, या किसी एक सर्विस में कैशे यूज करना है। ये सारे आप इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सारी सर्विसेज अलग अलग हैं। तो चलिए इस आर्किटेक्चर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करें, ऑब्वियसली लूजली कपल्ड कोड है, सारी सर्विसेज हमने सेपरेट कर दी हैं तो उनकी कपलिंग आपस में बहुत कम हो चुकी है। एक में चेंज करने के लिए आपको दूसरे को टच करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड, स्मॉलर कोड बेस। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो सारे कोड बेस अपने आप श्रिंक हो गए हैं। एक पार्ट में आपको चेंज करना है तो आपको छोटे से कोड बेस को ध्यान में रखना है, आप बाकी सर्विसेज को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है। फास्ट डिप्लॉयमेंट्स, अगर आपकी एक सर्विस में चेंज गया है तो आप उस एक सर्विस को सीधा जाके अपने क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय कर सकते हैं, या जहां भी आपने होस्टिंग कर रखी है वहां सिंगल सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी जो पुरानी डिप्लॉयड है उन्हीं को ही चलते रहने दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पार्ट में चेंज गया है। इंडिपेंडेंट स्केलिंग, अगेन अगर आपकी कोई एक सर्विस है जो बहुत ही हैवी डेटा को कह सकते हैं कैलकुलेट करती है या बहुत ही ज्यादा रिसोर्स यूज करती है, तो आप उसकी स्केलिंग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। आप बाकी सर्विसेज पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे बेसिकली लो स्पेक वाले कंप्यूटर्स यूज करने हैं या सर्वर्स यूज करने हैं, और जो एक सर्विस आपकी ज्यादा हाई रिसोर्सेज यूज कर रही है उसके लिए स्पेशली आप एक हाई स्पेक वाला सर्वर यूज कर सकते हैं। ईजियर टू अडेप्ट न्यू टेक, जो अभी हमने बात की थी कि आप डिफरेंट सर्विस डिफरेंट टेक के बेस पे बना सकते हैं। आप कोई नई सर्विस डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको स्क्रैच से सोच सकते हैं कि कौन सी टेक उसमें यूज होनी चाहिए, कौन सा डेटाबेस, कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज करना है, वो आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं। ये सारे इसके प्रोज थे। तो इसके बाद इसके कॉन्स की बात करते हैं। तो कॉन्स सबसे पहले होता है कि ये कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। बेसिकली आप मल्टीपल सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो जाएगा। आपको सब मैनेज करना पड़ेगा कि आपस में कैसे वो कम्युनिकेट करेंगी, एक दूसरे पे उनकी कुछ डिपेंडेंसी है या नहीं है, वो सारा आपको कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। एक सिंगल पर्सन के लिए ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लाइब्रेरीज फॉर शेयर्ड कोड, बेसिकली आपकी जो सर्विसेज हैं वो एक ही एप्लीकेशन के लिए वर्क कर रही हैं ओवरऑल, तो उसके बीच में कुछ शेयर्ड कोड भी होगा। उसके लिए आपको लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी, नगेट का यूज करना पड़ सकता है, और इवन सेम कोड मल्टीपल जगह पे रिपीट होने के भी चांस हो जाते हैं। हार्ड टू रन लोकली, बेसिकली आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके पास हैं तो अगर आपको कुछ इशू डीबग करना है और एक साथ सारी सर्विसेज रन करनी पड़ती हैं उस केस में, तो वो काफी हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस रन करने पड़ रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज के। फोर्थ, कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज, ऑब्वियसली क्योंकि अब आपका कोड मल्टीपल सर्विसेज में ब्रेक डाउन हो गया है तो उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन भी सेटअप करना पड़ेगा। जितना कि एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिकेशन ईजी है उतना ईजी ये नहीं होता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से डिफरेंट सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करेंगे, और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के केसेस भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। एंड फाइनली वर्किंग अक्रॉस सर्विसेज, तो
ऑब्वियसली कोई बग ऐसा भी हो सकता है या कोई फीचर ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए मल्टीपल सर्विसेज में चेंज आए। उस केस में आपको अक्रॉस सर्विसेज वर्क करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक सिंगल डेवलपर हैं तो आपको मल्टीपल सर्विसेज के अक्रॉस वर्क करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी सर्विसेज में एज एक्सपेक्टेड चेंज आए। और अगर आपके पास टीम्स हैं डिफरेंट सर्विसेज में वर्क करने के लिए, तो उन टीम्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि जो चेंज जा रहा है वो एज एक्सपेक्टेड जाए। ये नहीं हो कि मिसमैच जा रहा है डिफरेंट सर्विसेज में कोड चेंज। तो इसमें अगर आप नोट करेंगे तो जितने इसके प्रोज हैं वो सारे प्रोज आपके तब आएंगे जो आपकी लार्ज एप्लीकेशन होगी। अगर आपकी स्मॉल एप्लीकेशन है तो इनमें से कोई भी प्रोज आपके लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोज स्मॉल एप्लीकेशन के केस में ऑब्वियसली मोनोलिथ में भी आएंगे। तो माइक्रो सर्विस और मोनोलिथ को अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बिल्ड करना, उस टाइम पे आपको माइक्रो सर्विस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इसके सारे कॉन्स आपको इनिशियली फेस करने पड़ेंगे और इसके कुछ भी प्रोज नहीं मिलेंगे आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करने के लिए। तो इस बेस पे अगर हम डिसाइड करते हैं कि माइक्रो सर्विस कब यूज करनी चाहिए, तो हमेशा आपको मॉड्यूलर मोनोलिथ से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली एक सिंगल एप्लीकेशन मॉड्यूल आपको मल्टीपल तोड़ देने हैं, उसमें कोशिश करना है कि कोड डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहे। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर में उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर सको। इनिशियली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आप तभी बनाने जाएं जब आपको श्योरिटी है। आप जैसे एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं, बड़ी कंपनी है, आपके पास मल्टीपल पीपल हैं उस सर्विस पे वर्क करने के लिए, तब आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिकली स्क्रैच से कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो माइक्रो सर्विस से उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये आर्किटेक्चर छोटी एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको स्विच कब करना है माइक्रो सर्विस पे? जब आपकी एप्लीकेशन इस कुछ ग्रो करते करते इस तरीके से हो जाए कि उसका कोड साइज काफी बड़ा हो गया है, आपको नोटिस होने लगे कि बिल्ड काफी टाइम लेता है, काफी हैवी बिल्ड है, डिप्लॉयमेंट्स काफी इनफ्रीक्वेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको फुल डिप्लॉयमेंट्स करने पड़ रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है आपको स्केल करने में। अगर आपके यूजर्स बहुत सारे आ गए हैं और आपको स्केलिंग के टाइम पे इशू आ रहा है तो आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की तरफ उस टाइम पे जा सकते हैं। तो ये था मेनली कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उसको अगर हम मोनोलिथ से कंपेयर करें तो क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और कब हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करना चाहिए। अब इस सीरीज की आगे की वीडियो में हम खुद माइक्रो सर्विसेज डेवलप करेंगे .NET का यूज करके। तो बेसिकली हम इनिशियली 2 सर्विसेज बनाएंगे जो कि ASP.NET कोर वेब API होंगी, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट सर्विस। 2 सिंपल सी हम सर्विस बनाएंगे रेस्ट एंड पॉइंट्स के साथ, एंड उसके बाद हम एक गेटवे बनाएंगे ऑसिलोट का यूज करके और उस गेटवे के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो इन 2 सर्विसेज पे राउट करेंगे। ये सेटअप करने के बाद हम एक तीसरी सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे ये देखने के लिए कि बेसिकली आपका ऑलरेडी सेटअप जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है उसके अंदर एक और सर्विस आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड जो हम थर्ड सर्विस बनाएंगे उसमें हम मोंगोडीबी डेटाबेस यूज करेंगे ये देखने के लिए कि कैसे हम इंडिपेंडेंटली नई सर्विस क्रिएट करते टाइम न्यू टैग का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होगा, ऑसिलोट गेटवे एक और 3 सर्विसेज जिसपे कि हम रिक्वेस्ट राउट कर रहे होंगे। इतना करने के बाद हमारा बेसिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बन जाएगा। आपने इसमें नोट किया होगा कि ज्यादातर जो टॉपिक्स आते हैं डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सारे हमने अभी नहीं कवर किए हैं। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो सर्विस के एसेंशियल पार्ट नहीं है। ऑब्वियसली उनको बाद में यूज किया जाता है, रीजन है उसका, वो हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। बट सिर्फ इतना बनाने के बाद भी आप एक तरीके से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन बना चुके हैं। इतना हम सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज में कवर करूं तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए और उस बेस पे हम आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस सीरीज की आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।